यूट्यूबर सुपरक्रैट्स, मैं हूं डॉक्टर निष्ठा जैन, आपकी इंग्लिश मेंटोर। एंड आज हम देखने वाले हैं CUET 2026 के लिए जो आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा, उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिन पर आपको ध्यान देना है और जो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सी गाइस, जब आप इंग्लिश का सिलेबस देखते हो जो NTA ने रिलीज किया है, उसमें देयर इज अ कैच। ओके, एंड व्हाट इज दैट? वो है ये: questions from the language section will be from the following topics but are not limited to। अब ये चीज आपको क्या बता रही है? ये आपको बता रही है कि एनटी ने तो अपना सेफ गेम खेल लिया कि भाई हमने तो नहीं बोला था कि ये टॉपिक नहीं आएगा, कि ये टॉपिक आएगा, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने तो कहा था कि हम इसमें से कोई भी टॉपिक्स जो हैं वो लिखे हुए हैं ये आ सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि बस इन तक ही आएंगे, आउट ऑफ द सिलेबस भी आ सकता है। दिस इज व्हाट दे मीन। तो इसमें हम एक्चुअली क्या देखने वाले हैं कि जो एक्चुअली हमको दिया हुआ नहीं है एनटीए की तरफ से, हम वो देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या और है जो आ सकता है, जो अभी तक के पेपर्स में आया है। सबसे पहले चीज यहाँ पे आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो अगेन 4 टाइप्स के आ सकते हैं। दैट इज फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी एंड पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स। जब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी हर एक टाइप ऑफ पैसेज के बारे में, बट अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि फैक्चुअल पैसेज का मतलब क्या होता है। ऐसा पैसेज जिसमें कोई फैक्ट्स हैं। हमेशा नाम से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? तो फैक्ट्स है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा ऐसा है जो एक्चुअली ऐसा है, मतलब यू कांट हेल्प इट। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है? दिस इज अ फैक्ट। यू कैन नॉट चेंज समथिंग दैट इज कॉल्ड अ फैक्ट। ठीक है, तो जो होता है वो वैसा ही होता है, यू कैन नॉट हेल्प इट। क्या? तो ये होता है फैक्चुअल होना, या कोई भी चीज को फैक्ट कहना, इसका मतलब होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगेन फैक्चुअल है, जो आपको नहीं पता उसके बारे में, लेकिन ये ऐसा है, ये डेटा ऐसा है, इसके फिगर्स ऐसे हैं, तो ये ऐसे ही है, दैट इज फैक्चुअल टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, फिर आता है नैरेटिव डेटा। नैरेटिव मतलब क्या होता है? नैरेटिव मतलब इसमें हम देखते हैं स्टोरी टेलिंग वाली चीज। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग से पैसेजेस होते हैं, इनको पढ़ने में, इनको समझने में बहुत मजा आता है, क्योंकि कहानियां पढ़ना तो सबको ही पसंद है। आई नो देयर आर पीपल हु हेट रीडिंग, जिनको बिल्कुल भी रीडिंग पसंद नहीं है, जिनको बिल्कुल भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि बस कोई पढ़ के सुना दे, मैं सुन लूंगा या मैं सुन लूंगी, पढ़े कौन इतनी बड़ी बुक। बट दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सीयूईटी। सीयूईटी में अगर आपको ये करना है तो आपको पढ़ने वाली आदत तो डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो रीडिंग हैबिट आपको रखनी पड़ेगी। एंड स्टोरी टेलिंग की जो मैं बात करी थी, तो अगर कोई अपनी कोई कहानी सुनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई कहानी सुनाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं वहां गई थी, वहां पे मैंने ऐसा देखा, वहां पे मैंने वैसा देखा, वहां पे वो शेर था, वहां पे वो शेर इस कलर का था, वहां पे वो पक्षी इस कलर का था। डज नॉट मैटर कि वो फिक्शनल है या वो एक्चुअली रियल स्टोरी है, जो भी है स्टोरी है। कोई आपको कहानी के जरिए कुछ बताना चाह रहा है, तो दैट इज स्टोरी टेलिंग। वो होते हैं नैरेटिव टाइप ऑफ पैसेजेस। फिर आते हैं लिटरेरी पैसेजेस। लिटरेरी मतलब वो आपको किसी चीज पे लिटरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोई चीज पे आपको कुछ मे बी सिखाना चाह रहे हैं अपना ओपिनियन देके। ठीक है, तो लिटरेरी पैसेजेस जो होते हैं ये होते हैं ओपिनियोनेटेड पैसेजेस। ओपिनियोनेटेड का हम अगर सिंपल सा वर्ड देखें, तो आजकल इंस्टा वाले टाइम पे, ट्विटर वाले टाइम पे, इस टाइम पे जो है, इसका एक सिंपल सा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड POV। अब ये तो ज्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि ऐसा तो आजकल कोई भी नहीं है जो सोशल मीडिया एप्स नहीं चलाता है। ठीक है, तो POV इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें ऑथर बेसिकली क्या करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि वहां पे ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए था, ये तो उसने गलत किया, ये क्या हो गया, मेरा ओपिनियन होगा। डज नॉट मैटर कि वो सही है कि गलत है, लेकिन ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इंडिया में तो ये हो ही नहीं सकता, वर्ल्ड में तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओपिनियनेटेड वाला चीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिटरेरी पैसेज। इसके बाद आता है पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स। पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स में अगेन पोएम बेस्ड पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस नहीं, पोएम्स होती हैं बेसिकली। उनमें से कोई एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं, कुछ 10 12 15 20 लाइंस ले ली जाती है, और उसमें से फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डू नॉट पैनिक व्हेन यू सी अ पोएट्री एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स बहुत सिंपल होते हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस कैसे करना है वो हम देखेंगे आगे की क्लासेस में, आगे जब मैं आपको सब चीजें पढ़ाने वाली हूँ तब। अब आती है सेकंड चीज जो एनटीए के उसमें दी हुई है, वो है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब आप वर्बली कितने एबल हैं, मतलब आप में पढ़ने, सोचने, समझने की कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है, कितनी काबिलियत है।
ठीक है। फिर आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अभी मैं बताऊंगी वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, डोंट वरी। रीअरेंजिंग द पार्ट्स में क्या आएगा, आपको कुछ सेंटेंसेस दे देंगे, मे बी उनको जंबल करके दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि इनको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करो, प्रॉपर अरेंजमेंट इन सेंटेंसेस का करो। इसको हम पैरा जंबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे पीछे कोई भी चीज लिख दी जाती है और आपको फिर बोला जाता है कि इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, देन कम्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब ये दो तरह से आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं या फिर मैच द कॉलम वाले फॉर्मेट में आ सकते हैं। दोनों में ही वोकैब बेस्ड या ग्रामर बेस्ड दोनों चीजें आ सकती हैं। यू कैन नॉट से कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो सिर्फ वोकैब बेस्ड ही आएंगे, नहीं, ग्रामर बेस्ड भी आ सकते हैं। वो आपको कोई सेंटेंस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें कौन से प्रेपोजिशन आना चाहिए, तो वो आपको फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देन कम सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। नाउ सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हैं ये बेसिकली वोकैब में ही इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, इनको अलग से लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, बट ठीक है, नो इशू, क्योंकि वहां पे ऐसा मेंशन है तो ऐसा ही सही है ना। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं एक्चुअली आगे की वर्बल एबिलिटी में और वोकैब में क्या आएगा। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे 1-on-1 एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ सेशंस मिलने वाले हैं, जिसमें आपको करियर काउंसलिंग की हेल्प की जाएगी, सेक्शन वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन होगा और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। तो डू नॉट वेट, हरी एंड बुक योर स्लॉट्स नाउ। ठीक है, तो फटाफट से ये स्लॉट्स आप बुक कर लो। और अब हम आते हैं वर्बल एबिलिटी पे। वर्बल एबिलिटी में बेसिकली देखो, एक है वर्बल एबिलिटी, एक है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में तो अगर आप देखें तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत स्कोरिंग होती हैं। वो होती हैं वर्ब्स, देन आपके टेंसेस आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत लोग मिस कर देते हैं, कई लोगों को इनफैक्ट ये भी नहीं पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो डोंट वरी, हम वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे कॉमन चीजें हैं ये तीन जो ग्रामर में आपको सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रामर में और कुछ नहीं आता, नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये सबसे कॉमन चीजें हैं जो आपको पूछी जाती हैं। वर्बल एबिलिटी पे अगर हम आए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरा जंबल्स उसमें आ सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, या सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है यहाँ पे, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, या फिर पैराजम्बल्स, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें आ सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच बड़े ही बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से जब कोई चीज बोली जाती है तो वो हम फिगर्स ऑफ स्पीच में उसको काउंट करते हैं। वील सी दैट लेटर ऑन, डोंट वरी। तो अभी के लिए पैराजम्बल, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच ये सबसे कॉमन चीजें हैं जो हमारी वर्बल एबिलिटी में टेस्ट की जाती हैं। ग्रामर में ये वाली सबसे कॉमन चीजें हैं। अगेन दीज आर नॉट लिमिटेड टू दीज। ठीक है, इवन आई एम सेइंग दिस, दे आर नॉट लिमिटेड टू दीज टॉपिक्स, बट यस, ये सबसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। देन कम्स द वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी में क्या क्या आ सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इसमें आ सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस बेसिकली ग्रामर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज है जो आपको पढ़ के याद रखनी है और इसका मीनिंग समझना है, तो ये वोकैब में आ गया। ठीक है, वोकैब इज बेसिकली योर पर्सनल डिक्शनरी। ठीक है, आपकी पर्सनल डिक्शनरी में कौन से वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं वो आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वोकैब का ये मीनिंग अगर आप समझ लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें आ सकता है वोकैबुलरी में, जो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसके अलावा इसमें फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी आ सकते हैं, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, और हम फ्रेजल वर्ड्स देखते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, ये सारी चीजें हमारी वोकैबुलरी में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ है। अगेन दीज आर नॉट लिमिटेड टू दीज टॉपिक्स, ये सबसे कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो जो चीज एनटीए कर रहा है वो हम भी तो कर सकते हैं ना। वी कैन नॉट जस्ट लिमिट द नॉलेज टू दीज टॉपिक्स। बहुत सारी चीजें हैं और जिसको हमको एक्चुअली जिन पे ध्यान देना है और जो हमको सीखना है और याद करना है। Right guys, so I hope this information is absolutely clear to you. Now I will see you in some other session some other time. Till then, please keep studying, keep smiling and take care. Bye.